हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में और जनरल मैनेजमेंट के बारे में। हेनरी फ्योल कौन थे, उन्होंने कौन से 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है मैनेजमेंट, ये हम समझेंगे। हम इस पर्टिकुलर वीडियो को जिस प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट है मैनेजमेंट के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और आपको बहुत सारे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्योल एंड जनरल मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल्ड प्रिंसिपल के बारे में। और मैनेजमेंट सब्जेक्ट की जब भी बात आए तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आपको यही दिखता है कि मैनेजमेंट क्या होता है एंड मैनेजमेंट थॉट के कौन कौन से जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स थे, जो जितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया वो हम पढ़ते हैं। टेलर, फ्योल, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके बहुत सारे। तो फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उन्हें कहा जाता है जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। एंड फ्योल हैज फोकस्ड ऑन द एंटायर मैनेजमेंट। जैसे कि अगर आप टेलर के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो टेलर ने जो कि वर्कर लेवल पर था उसको केवल फोकस किया था, ठीक है, केवल जो थर्ड स्ट्रैटा में जो वर्कर्स होते हैं इस लेवल को केवल फोकस किया था। ये मिडल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट को छोड़ दिया था। बट फ्योल हैज फोकस्ड ऑन ऑल द 3 लेवल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिड लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, तीनों ही लेवल के ऊपर उसने ये हमको प्रिंसिपल्स दिए थे। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। फ्योल हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल्स आर सजेस्टिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। दे आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। जैसे कि हम प्रिंसिपल्स होता है ना, प्रिंसिपल मतलब आदर्श, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें जो हमको लगता है कि इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस के रूल्स होते हैं कि अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिरा या कोई टॉफी ऊपर से नीचे गिरी तो वो नीचे ही गिरेगी। क्यों क्यों भाई नीचे क्यों गिरेगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो हर एक बात का एक रीज़न है। लेकिन जो फ्योल और जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स वो जो प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। जैसे कि हमने ये समझ में आ गया कि अगर टॉफी नीचे गिर रही है, फल नीचे गिर रहा है, तो वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि ग्रेविटी है और वो गिरेगा ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में हम इस बात को समझते हैं कि जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो रिजिड नहीं है, पक्के नहीं है कि आपको करने ही करने पड़ेंगे। वो केवल सजेस्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट होंगे, कुछ में सारे होंगे, कुछ में कुछ नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ में कुछ भी इंप्लीमेंट ना हो। तो आप ये समझ के चलिएगा कि these principles are flexible and they can be applicable and they are suggestive in nature and not exhaustive. He has made distinction between management principles and management elements. इन्होंने differentiate करा कि principle हम अलग दे रहे हैं और elements हम अलग देंगे। Management principle is a fundamental truth and establishes cause-effect relationship. ठीक है। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट एलिमेंट्स डिनोट द फंक्शंस परफॉर्म बाय मैनेजर। जो भी हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो सारे 14 प्रिंसिपल्स एक मैनेजर के फंक्शंस के आधार पर पढ़ेंगे कि एक मैनेजर को कैसा परफॉर्म करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहली प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दी थी वो प्रिंसिपल थी डिवीजन ऑफ वर्क। Fayol has advocated division of work to take the advantage of specialization. This is a very important keyword, specialization. Workers who specialize in a certain task are required to perform that task only. देखिए फ्योल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, काम को डिवाइड कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर कोई वर्कर सेल्स में बहुत अच्छा है तो उसको सेल्स का काम दो। कोई वर्कर परचेजिंग बड़ी अच्छी करता है तो उसको परचेजेस का काम दो। कोई इंसान फाइनेंस पे अपनी डिग्री लेकर आया तो उसको फाइनेंस का काम दो। उनके हिसाब से आप अगर वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर करोगे देन योर वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड इससे स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगी। जो लोग जिस काम में खास हैं आप उन्हें वही काम दो। Work will be completed on time and work will be completed with all efficiency and effectiveness rather than delays. Second is your authority and responsibility. Authority मतलब हम अगर किसी चीज़ को करने के लिए ऑथराइज हैं, हमें को वो पावर दी गई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हमारी जवाबदेही, हम उसको लिए कितने ज़्यादा उत्तरदायित्व है, हमारा कितना उत्तरदायित्व है।
Authority and responsibility are related, with the latter the corollary of the former and rising from it. In order to discharge a responsibility properly, there should be parity of authority and responsibility. For example, अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी दे दी कि तुम्हें ये भी काम करना है, तुम्हें वो भी काम करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है, ठीक, लेकिन उस काम को करने के लिए हमें जो पावर चाहिए, हमें पावर नहीं दी, हमें यहाँ वहाँ जाने के लिए कन्विंस नहीं दिया गया, हमें ये वो चीज़ें करने के लिए रिसोर्सेज नहीं दिए गए, तो क्या हम अपनी उन जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे जो हमें दी गई थी? आंसर इज़ नो। अगर आप किसी के ऊपर हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे और उसके पास पावर आपने नहीं दी, इस केस में आर विल बी ग्रेटर देन ए, तो क्या काम हो पाएगा टाइम से? आंसर इज नो, गोल्स विल नॉट बी अचीव्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने किसी को बड़े सारे अधिकार दे दिए कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ से वहाँ जा सकते हो, आपने सबको बड़े सारे अथॉरिटी दे दी, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं दी, आपने उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी भाई कि तुमसे हम इस चीज़ का आंसर पूछेंगे, ये सब आपने नहीं कहा, सिर्फ आपने पावर दे दी, तब क्या गोल्स अचीव हो पाएंगे? नो। तब फिर वो क्या करेगा? वो करेगा मिसयूज ऑफ पावर। तो ए शुड बी ग्रेटर देन आर? नो। आर शुड बी ग्रेटर देन ए? नो। आंसर इज बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ए शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आर। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको उतना ही उत्तरदायित्व भी दीजिए। अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आप फिर उसको उतनी ही पावर भी दीजिए उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, ठीक है? latter the corollary of the former arising from it, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ से अराइज होती है? अथॉरिटी से ही तो होती है। अगर आपको मैंने जिम्मेदारी दी तभी तो मैं आपसे पूछूंगी कि भाई तुमको वो काम दिया था उसका क्या हुआ, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम अथॉरिटी। तो आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको इनफ अथॉरिटी भी देना ज़रूरी है टू द वर्कर्स, तभी भी काम आपका टाइम पर हो पाएगा। Then comes the next principle, discipline. All the personnel serving in an organization must be disciplined. It is an obedience, application, energy, behavior, and outward mark of respect shown by employees. It can be self-imposed in command. Discipline मतलब शांतिपूर्वक एकदम obedience के साथ काम करना, ठीक है? ये आपका दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं अपने सुपीरियर्स को। एंड डिसिप्लिन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ इम्पोज्ड, कुछ लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उन्हें किसी रूल की या किसी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में ही वो शांति से अपना काम करते हैं। एंड सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इज, एंड अनदर टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज कमांड डिसिप्लिन, जो कि आपको ज़बरदस्ती हम कमांड दे के करवाते हैं, ठीक है? तो सारे ही पर्सनल मतलब वर्क स्टाफ, ऑल द वर्क स्टाफ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिसिप्लिन्ड, ये कहा था फ्योल ने। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल का मतलब है दैट अ पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपीरियर. It creates supporting relationship and will prevent conflict in instructions. It is contrary to Taylor's functional foremanship. देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि हमको जो कमांड देने वाले बंदे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक सुपीरियर है, उसके अंडर हम काम करते हैं, ठीक है, और हम उसके सबॉर्डिनेट है, मतलब उस सुपीरियर की बातें हम सुनते हैं। तो अगर हमको वो सुपीरियर बातें बोल रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, तो हमें क्लियर है कि हमें उसको वो काम करके दिखाना है। ओके, ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे 4 बॉसेस आ जाए, हमारे ऊपर 4 बॉसेस और हैं, तो उन चारों की बातें सुनना एंड फिर उन चारों का काम करना, क्या हम इजली कर पाएंगे? आंसर इज नो। तो फ्योल सेड कि हमें सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए, मतलब ओनली वन सुपीरियर शुड बी देयर टू गिव ऑर्डर्स, तभी हम क्लियरली उन ऑर्डर्स को समझ के काम अपना दे पाएंगे। अदरवाइज एक से ज़्यादा बॉसेस अगर हुए तो सिर्फ कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, काम टाइम पर नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, टेलर ने जो एक टेक्निक दी थी फंक्शनल फोरमैनशिप, उसमें उन्होंने वर्कर्स के ऊपर 8 बॉसेस लगाए थे, ठीक है? तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि एक वर्कर को ऑब्जर्व करने के लिए 8 बॉसेस शुड बी देयर, और यहाँ पे फ्योल ने कहा कि नहीं, ओनली 1 बॉस शुड बी देयर। तो ये हो गया वायोलेशन ऑफ टेलर्स फंक्शनल फोरमैनशिप का, ठीक है? आपको टेलर की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन कम्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब each group of activities with same objectives must have one head and one plan. It provides better coordination. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्कर है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उन सबका ऑब्जेक्टिव एक दिशा में जा रहा है, नीचे की तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं, तो किसी का ऐसे दायां बाएं ना जाए, सबका एक ही दिशा में जाए, ठीक है? अगर किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 200 करोड़ की सेल हमें करनी है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी सेम,
तो वो सभी सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में डिफरेंशिएशन हो गया तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। Alright, this is unity of direction. Direction should be clear and there should be unity in the direction moving by the people. Then comes subordination of individual interest to general interest. ये जो आपको दिख रहा होगा individual लिखा है, this is not individual, this is individual, this is L. Okay, इस पॉइंट का मतलब ये है कि common interest is always above the individual interest. Individual interest must be subordinate to general. Okay, इस पॉइंट का मतलब ये है जैसे कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे कंपनी का गोल है 5000 करोड़ की सेल करवाना। क्या गोल है? 5000 करोड़ की सेल करवाना। और इंडिविजुअली वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके अपने अपने अलग पर्सनल गोल्स होते हैं। किसी का गोल है प्रमोशन लेना, किसी का गोल है सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, किसी का गोल है कुछ और चाहिए, किसी का गोल है कुछ और चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअली गोल्स में डिफर, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है? दैट इज 5000 करोड़ सेल। तो आपको काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इस बात का ध्यान रखे कि सभी इंडिविजुअल्स के गोल्स भी साथ साथ मेटअप होते रहें। लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी एक इंडिविजुअल इंसान का और ऑर्गेनाइजेशन के गोल का, इन दोनों के गोल्स में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमेशा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? हमेशा जनरल इंटरेस्ट को। फिर वो 5000 करोड़ वाली जो सेल वाली बात हो गई, दैट थिंग शुड ऑलवेज बी गिवन प्रायोरिटी, क्योंकि वो हमारा जनरल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमेशा कॉमन इंटरेस्ट या फिर जनरल इंटरेस्ट हमेशा ऊंचा होता है। तो आपस में सबॉर्डिनेट रहे, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो फिर माना किसको जाएगा? जो कंपनी का गोल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। इसका मतलब है कि रेम्यूनरेशन मतलब जो भी हम उनको रिटर्न दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, वो फेयर होनी चाहिए। ठीक, एकदम फेयर होनी चाहिए और उनको बेटर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके। और फेयर होनी चाहिए ऑन बोथ द पार्ट, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो। एम्प्लॉयर को भी उतनी सैलरी देने में प्रॉब्लम ना हो, इजीली वो दे पाए, एंड एम्प्लॉय जो सैलरी मिल रही है उसको भी वो उसका बेसिक स्टैंडर्ड निभाने के लिए उतना मिले कि उसकी बेसिक चीज़ें फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization means concentration of powers and decentralization means distribution or dispersal of powers. In a small organization, centralization is a natural order, but in large firms, series of intermediaries are required. देखिए, सेंट्रलाइजेशन शब्द का मतलब ये है जब सारी पावर एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एमडी हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ में सारी पावर्स अगर हैं, मतलब मैं रिक्रूटमेंट भी मैं ही करूँगी, सिलेक्शन भी मैं ही करूँगी, कितना सामान लेना है परचेजिंग का वो भी मैं ही देखूँगी, सेलिंग कितनी हो रही है वो भी चीज़ भी मैं ही देखूँगी, एवरीथिंग इज सीन बाय मी। तो मतलब हाईली पावर किसके पास इकट्ठा है? मेरे पास है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर सारी मेरे पास है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। अब मैंने एक मैनेजर रख लिया, मैंने उसको सेल्स का काम पकड़ा दिया, मैंने एक और मैनेजर रख लिया, उसको परचेज का काम पकड़ा दिया, मैंने एक एचआर मैनेजर रख लिया जो कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है। तो मैंने पावर्स अपनी अपनी दूसरों को बांट दी। सो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक नॉर्मल सी चाय की दुकान है, उस केस में आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते। वहाँ पर सारा काम उस पर्टिकुलर दुकान वाले को खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा वर्क स्टाफ थोड़ी ना है कि हायरिंग हो रही है और वॉक इन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी दुकान है, सारा काम वो खुद ही करेगा। वहाँ पर तो सेंट्रलाइजेशन होना इज़ नेचुरल। लेकिन अगर बहुत लार्ज फर्म है, उस केस में भी अगर हम कहें कि नहीं हम ही सारे फंक्शन करेंगे, तो क्या हम कर सकेंगे? नो। इन दैट केस आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको अपनी पावर्स थोड़ी थोड़ी दूसरों के ओर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, उनके ऊपर ट्रस्ट करके, अदरवाइज काम फिर नहीं हो पाएगा। सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता हर जगह, एंड सिर्फ सेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता हर जगह। ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो कितनी बड़ी है और वो कितनी छोटी है। देन कम्स स्केलर चेन। There should be a scalar chain of authority of communication ranging from highest to the lowest. It suggests that each communication going up or coming down must flow through each position in a line of authority. It can be short-circuited only in such special circumstances when its rigid following is detrimental to the organization. For this purpose, Fayol suggested gangplank. देखिए, स्केलर चेन का मतलब ये है कि हम को अगर किसी से बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको इस शख्स से बात करनी है, तो हम अपनी बात पहले इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे, फिर जाकर ये इसको बताएगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी हमें दिख रहा है ना कि सी के ऊपर डी है, मतलब
सॉरी सी ऊपर एंड डी नीचे, मतलब जो सी है वो डी का सुपीरियर हुआ और जो डी है वो सी का सबऑर्डिनेट हुआ। ठीक, तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। स्केलर चेन हमको ये बताता है कि अगर आपको किसी इंसान से बात करनी है तो ऐसे ही मुंह उठा के डायरेक्टली जाके बोल नहीं दोगे आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आओगे। अपनी प्रॉब्लम पहले हम, जैसे स्कूल में अगर हम होते हैं तो अपनी प्रॉब्लम पहले टीचर को बताते हैं, टीचर फिर इंचार्ज को बताता है, इंचार्ज फिर वाइस प्रिंसिपल को बताएगा, वाइस प्रिंसिपल फिर जाकर प्रिंसिपल को बताएगा, और अगर मैटर बहुत बड़ा है तो प्रिंसिपल फिर वो बात अपने हायर मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या कोई और होगी अथॉरिटी, उसको बताएंगी। ठीक, तो ये हो गई स्केलर चेन। तो फियोन ने बोला कि कम्युनिकेशन के लिए ये स्केलर चेन फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक एक्सेप्शन भी दिया, उन्होंने ये बोला कि अगर चलो ठीक है कभी कभी बात बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस केस में आप स्केलर चेन को ब्रेक करके डायरेक्टली भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं कि हम पहले अपने टीचर को बताएं, फिर वो इंचार्ज को बताएं, फिर वो वाइस प्रिंसिपल को बताएं, फिर वो प्रिंसिपल को बताएं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स को इंपॉर्टेंट मैटर को लेकर डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हैं, तो क्या उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा? नो, ऐसा नहीं है, ये चीज़ अलाउ होती है। इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को फ्योल ने नाम कौन सा दिया? ही सेड गैंग प्लैंक। देखिए, बात अगर ई को ओ से करनी है तो कैसे करेगा? लाइक दिस, ऐसे ऊपर जाएगा और कम्युनिकेशन विल बी डन बिटवीन ई एंड ओ। लेकिन अगर कोई बात बहुत ही अर्जेंट है तो वो अर्जेंट बात डायरेक्टली ई ओ से देखो कर रहा है, आप पिक्चर में जैसा कि देख सकते हैं। दिस ई हैज डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद ओ, और इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को, जो कि बिना किसी स्केलर चेन को फॉलो करके हुई है, दिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नोन एज गैंग प्लैंक। ओके, तो फ्योल ने ये बोला कि देखो वैसे तो तुम्हें नॉर्मल चेन फॉलो करनी है, लेकिन अगर कभी बड़ी अर्जेंट मैटर है, यू कांट वेट एंड यू कांट फॉलो दैट चेन, उस केस में आप डायरेक्टली जाकर बोल सकते हो, एंड दिस डायरेक्टली जाकर बोलना इज नोन एज गैंग प्लैंक। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि जो मशीनें, जो सामान, जो टूल्स वर्कर्स का जहाँ पर बैठकर काम करते हैं, उन सब की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। टूल्स रखने की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, जिससे कि हम जब भी कभी काम करें तो हमको क्लियर हो जाए कि हमारा कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। Then comes equity. Equity is a combination of justice and kindness in the organization. It means कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल इक्विटी के साथ डील करें, मतलब जस्टिस के साथ और काइंडनेस के साथ। किसी भी बेसिस पर दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी कास्ट, एनी क्रीड, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसका मतलब ये है नो एम्प्लॉय शुड बी रिमूव्ड विद इन शॉर्ट टाइम, देयर शुड बी रीजनेबली सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स, अननेसेसरी टर्नओवर शुड बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आया है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो आप छोटी छोटी गलतियों पर अगर आप जॉब से निकालने लगेंगे, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ख़राब हो जाएगी। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को ट्रेनिंग के साथ सिखाना, एंड फिर आप उन्हें उसके बाद जज करें कि अब वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं। छोटे से इश्यूज़ पर बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन पे 10 दिन बाद निकाल दिया, 15 दिन बाद निकाल दिया, दिस इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोले कि आप आइए, उनके सजेशंस लें, उनसे सजेशंस पूछें, उनके कोई इनिशिएटिव्स हों, उनके इनिशिएटिव्स को वेलकम करें। ये करना चाहिए विद इन द डिसिप्लिन एंड लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। अपनी हदों में रहकर कोई एम्प्लॉय अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो मैनेजर उन सजेशंस को सुने, रादर देन उन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट करना। लास्ट वन इज स्पिरिट डिकॉप्स। इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपस में काम करने के लिए यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। फ्योल सेड दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूनाइटेड, और एक टीम स्पिरिट की फीलिंग होनी चाहिए उन सब के अंदर कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। Then comes elements of management. Fayol has given these 5 elements of management जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं। पहला इस प्लानिंग। प्लानिंग मतलब काम करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बना लेना, प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग इज डिवीजन ऑफ वर्क। उसी बनाए हुए प्लान के बाद काम को डिवाइड करना। नेक्स्ट इज कमांडिंग। कमांडिंग मतलब कैसे हम उन्हें डायरेक्शंस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम करो। उसके बाद चौथा नंबर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस एक ऐसा फोर्स लगाना जिससे सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब ये चेक करना कि हमने
प्लानिंग जो करी थी वो कितनी अभी तक इम्प्लीमेंट हो पाई है और कितनी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस। देन कम्स मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग। ये भी फियोल ने बोला था कि एक मैनेजर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिजिकल, जैसे कि अच्छा हेल्थ एंड विगर। मेंटल, जैसे कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। मॉरल, जैसे एनर्जी, फर्मनेस, इनिशिएटिव, लॉयल्टी एंड टैक्ट। एजुकेशनल, मतलब उसको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैटर को कैसे सॉल्व कराया जाता है। टेक्निकल, मतलब अगर कोई मशीनी वाला काम कर रहा है, कोई मशीनी काम है जो कि उसी काम में इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट उसे खुद तो चलानी आनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो भी उसको वक्त सिखा देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक मैनेजर के पास होनी चाहिए। अ मैनेजर शुड possess these managerial qualities. Alright, this is it for today. I hope आपको हेनरी फ्योल के ये 14 principles समझ में आ गए होंगे. In case of any doubt, in case of any query, please use the comment box. Apart from that, thank you everyone for watching the video.